अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भाई। कोई मार्केट कैप ने चंद दिन पहले गेमीफाई क्रिप्टो मार्केट के जो गेमीफाई प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है जिसमें गेमीफाई प्रोजेक्ट्स का माजी, उसका हाल और उसके मुस्तकबिल के बारे में अपनी राय का इजहार किया। ये रिपोर्ट पढ़ने के काबिल थी। मैंने बड़ी लंबी रिपोर्ट थी, मैंने सारी वो रिपोर्ट पढ़ी है। अब वो सारी रिपोर्ट की अहम इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और लास्ट में जाके उन्होंने आइंदा कौन सी ऐसी गेम्स हैं जो उनके कॉइन मार्केट कैप के एक्सपर्ट्स की राय में जो आपको बीइंग अ इन्वेस्टर आपको वॉच करना चाहिए, वो मैं इंशाल्लाह वो सारी रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि वो पढ़ने के लायक है, वो सारी इंफॉर्मेशन का मैं मुख्तसर जायजा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको गेमीफाई प्रोजेक्ट की हिस्ट्री, उसका प्रेजेंट और मुस्तकबिल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले वो कहते हैं जी, अपनी रिपोर्ट में वो कहते हैं क्रिप्टो मार्केट पिछली दहाई में क्रिप्टो मार्केट ने अपने बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन गेमीफाई मार्केट जो है वो बिल्कुल नई मार्केट है। 2020 में उसका आगाज होता है। लेट 2020 से एकदम क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो है, गेमीफाई प्रोजेक्ट्स पॉपुलर होना शुरू हुए और ऐसे पॉपुलर हुए कि उसने सारी मार्केट के सरमाए के को कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो ये जो अभी 2022 का साल हुआ है, इस साल जब मार्केट जो है वो बेरिश हुई है, और ऐसी बेरिश हुई है, वैसे तो 2021 में भी मार्केट जो है वो बेरिश हुई थी, लेकिन इस बार बीटीसी अपना बॉटम ढूंढ रहा है। यानी बीटीसी जब कभी नीचे जाता है तो आल्ट कॉइन्स को भी लेके जाता है। अब बीटीसी क्रैश हुआ है, लेकिन गेमीफाई प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट 99% क्रैश किए हैं, खसूसन वो वाले गेमीफाई प्रोजेक्ट जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर का सरमाया क्रिप्टो मार्केट से उठाया था। वो क्यों सारे क्रैश किए हैं? बड़ी खूबसूरत वो रिपोर्ट है। सबसे वो कह ले जी, इवेंट 2022 के जो इवेंट्स है उससे एक चीज का तो समझ आती है कि जो गेमीफाई प्रोजेक्ट्स हैं उनके फंडामेंट, उनकी बुनियादों में ही तजाद है। यानी गेमीफाई प्रोजेक्ट्स की दो बुनियादें उन्होंने कहा है, एक साइड पे गेमिंग और दूसरी साइड पे फाइनेंस। इन दो चीजों को जोड़ के क्रिप्टो मार्केट में गेमीफाई प्रोजेक्ट जो है वो आए। अब ये दोनों को जब साथ जोड़ते हैं तो ये प्रोजेक्ट, अभी तक की हिस्ट्री ये बताती है कि प्रोजेक्ट जो है वो कोलैप्स कर जाता है। वो कैसे? बड़ा खूबसूरत है। उन्होंने कहा जी, नॉर्मली जो गेमर्स होते हैं वो गेम डेवलप करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट, और उसमें फन और एंटरटेनमेंट के साथ साथ उन्होंने अपना रेवेन्यू, पैसा कमाना होता है। जाहिर बात है, उन्होंने अपनी डेवलपमेंट के अखराजात और गेम अगर उन्होंने की है तो कुछ कमाना तो होता है ना, तो उसके लिए वो इन गेम एसेट्स वगैरह सेल करते थे अपने जो प्लेयर्स थे उनको। लेकिन गेमीफाई जो क्रिप्टो मार्केट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहते जी कि आप ना सिर्फ गेम ले एज अ फन, बल्कि आप अगर गेम प्ले करेंगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। उससे थोड़ा रुख चेंज हो गया गेमीफाई जो मार्केट है उसका। एकदम जो ट्रेडिशनल गेमीफाई मार्केट है उसको एक तरह का थ्रेट महसूस हुआ। लेकिन अभी जो आपको गेमीफाई प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं उनमें उनकी जो पोस्टमार्टम है वो उसने किया। वो कहते हैं जी, वाइल जबकि लोग जो हैं वो फन की बजाय अब क्रिप्टो मार्केट में जितने प्रोजेक्ट आपको करंट प्रोजेक्ट नजर आते हैं उनमें मोस्टली जो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं उन सब का, जो कि आजकल सारी क्रैश है 99% से ज्यादा, उन सब का मसला क्या है कि लोग वहां पे फन के लिए गेम प्ले नहीं करते बल्कि वो इंसेंटिव के लिए करते हैं। तो उनका जो टोकनोमिक्स है, उनका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो इतना अनसस्टेनेबल है, जिस वजह से प्ले टू अर्न वाले मॉडल जितने, इवन आगे जाके मैं आपको बताता हूं और भी प्रोजेक्ट्स को उन्होंने डिस्कस किया। वो कहते हैं जी, ये जो अभी रिसेंटली उनके जो बिजनेस मॉडल हैं जितने गेमीफाई प्रोजेक्ट्स के, उनके मॉडल्स, अनसस्टेनेबल मॉडल्स की वजह से उनके यूजर्स, एक्टिव यूजर जो गेम प्ले करते हैं उनमें भी वो भी क्रैश किए हैं, और साथ साथ जो उनके टोकन्स हैं, प्राइस हैं जो उन्होंने एज ए इंसेंटिव ऑफर करवाना था, उनमें भी क्रैश है। वो कहते हैं ये मार्केट जो है अभी भी सस्टेनेबल है, यानी ये मार्केट अभी भी आने वाले वक्तों में ग्रो करेगी। लेकिन अभी भी जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं वो हर बंदे को बीइंग अ इन्वेस्टर, बीइंग अ गेम डेवलपर, उसको ढूंढने चाहिए। नंबर वन कि भाई ये जो डेवलपर्स हैं ये लोगों को अर्निंग का एक तरह की अट्रैक्शन देते हैं कि आप हमारी गेम प्ले करें, हम इनको अर्न करेंगे, आप वहां से अर्न करेंगे। तो ये अर्निंग कैसे, कहां से वो लेके आएंगे? ये चीजें अभी भी, इसका सवाल अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी तक गेम्स आपको ऑफर तो करवा रही हैं, आपको इंसेंटिव ऑफर तो करवा रही है गेम, लेकिन जब हम गेम पॉपुलैरिटी पकड़ती है उनके टोकन्स इतने ज्यादा मिंट हो जाते हैं, उनकी सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि टोकन की प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। जब प्राइस गिरना शुरू हो जाती है तो फिर यूजर बेस जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, और इस तरह वो सारा जो प्रोजेक्ट है वो कोलैप्स कर जाता है। दूसरा, हाउ कैन
गेमीफाइड टाइटल्स बी बिल्ड टू बी, कि हम कैसे किसी एक कोई ऐसी गेम बिल्ड कर सकते हैं जिसमें फन भी हो, उसमें इंसेंटिव भी हो, लेकिन वो कोलैप्स भी ना करे। वो कह रहा है कि ये इस अभी तक की जो हिस्ट्री है वो बताती है कि मार्केट में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन आगे जाके उनकी कुछ ओपिनियन है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं बावजूद इसके कि मार्केट, गेमीफाइड मार्केट जो है वो क्रैश किया है, इसके बावजूद डाटा ये बताता है कि इन्वेस्टर्स, क्रिप्टो मार्केट के इन्वेस्टर्स अभी भी गेमीफाइड प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, अभी भी गेमीफाइड प्रोजेक्ट्स के बारे में बुलिश हैं। आज कोई नई गेम आए, उस गेम के साथ बड़ा नाम, बड़े डेवलपर्स का नाम आए, तो लोग गेमीफाइड प्रोजेक्ट्स में अंधाधुंध जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बावजूद इसके कि उनको पता है कि यार अभी तक ये जो प्ले टू अर्न मॉडल है, ये जो मूव टू अर्न मॉडल है, इस तरह के इंसेंटिवाइज इकोनॉमिक मॉडल जो है वो सारे अनसस्टेनेबल है। वो कहते हैं जी गेमीफाई और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स आर द लार्ज इन्फ्लेक्सेस ऑफ वर्चुअल कैपिटल, यानी मार्केट के जो बड़े बड़े सरमायादार इदारे, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जिनके पास जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में सीड इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस प्रोजेक्ट की फंड रेजिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका अभी भी गेमीफाई प्रोजेक्ट और मेटावर्स प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है। लेकिन नो सिंगल, इसके बावजूद नो सिंगल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसा चेन नहीं है, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ये गेमीफाई प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, कोई भी ऐसा स्मार्ट चेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है जो जिसको हम कह सकेंगे भाई इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप गेमीफाई प्रोजेक्ट लॉन्च करें तो वो सस्टेनेबल रहेगा, टेक्निकली भी और फाइनेंशियली भी। खैर, अब ओवरऑल मार्केट के परफॉर्मेंस को उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी देखे इस साल का जब आगाज हुआ तो पूरी मार्केट जो है वो क्रैश होना शुरू हुई, जिसमें बीटीसी जो दुनिया जो थी ग्लोबल रिसेशन में जाने गई, फिर उसके बाद कुछ मार्केट के अंदर टेरा लूना और इस तरह के सारे क्रैशेस आए। उसके बाद जब बीटीसी क्रैश हुआ तो साथ साथ आल्ट कॉइन्स को भी नीचे लेके गया। लेकिन इस आल्ट कॉइन के ड्रॉप और इस बेयर मार्केट में एक चीज इमर्ज होकर सामने आई, एक चीज की समझ आई कि ये गेमीफाई प्रोजेक्ट्स हाईली पोंजी मॉडल के ऊपर हैं। पोंजी ऐसा इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल होता है जिसमें नए आने वाले इन्वेस्टर पुराने इन्वेस्टर को बेनिफिट देते हैं, और जैसे ही पुराने इन्वेस्टर जो हैं अपना कैपिटल प्रॉफिट में निकाल लेते हैं, अपने आप को गेम से आउट कर देते हैं, जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो फंस जाते हैं, वो टोकन्स लेके, वो गेम्स के एनएफटीज वगैरह लेके। तो वो कहते हैं इस बेयर मार्केट से एक तो चीज समझ आई कि पुराना जो गेमीफाई मॉडल है वो अनसस्टेनेबल है। तो करंट मार्केट को उन्होंने कहा जी इस सारी, हम अपने एक्सपीरियंस से 3 टेकअवेज हम लेते हैं, 3 हम एक तरह के सबक लेते हैं जो करंट सिचुएशन हुई है गेमीफाई मार्केट। उन्होंने कहा जी जब भी कोई गेमीफाई, कोई भी टोकन, कोई भी प्रोटोकॉल मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसकी जब हाइप होती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भाई वो गेम जो कि इस वक्त बहुत पॉपुलर है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट से कैप्चर कर रही है, कि वो फ्यूचर में भी इसी तरह ही सक्सेस करेगी। तो जब कभी भी आपने किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट, किसी गेमीफाई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो आपने ये नहीं देख रहा यार इसके पीछे वेंचर कैपिटलिस्ट कौन सा है, या ये प्रोजेक्ट जो है इतने ज्यादा सरमायाकारी मार्केट से इकट्ठा कर रहा है। आपने ये वाली चीजें नहीं देखनी है, ये इसका एक सबक है। ये इस बात की कोई इंडिकेशन नहीं है कि भाई आज अगर गेमीफाई प्रोजेक्ट वो सक्सेस, बल्कि मेरी नजर में तो जब कोई गेमीफाई प्रोजेक्ट जो कि पोंजी स्कीम के मॉडल पे रन होता है, वो जितना ज्यादा पॉपुलर होता है वो उतना ही जल्दी क्रैश होने के इम्कानात उसके बढ़ जाते हैं। आगे उन्होंने मिसाल के साथ उन्होंने कहा ना ही ऑक्सी इन्फिनिटी जिसने प्ले टू अर्न का सबसे पहला पॉपुलैरिटी का क्राउन अपने सर पे सजाया था, और ना ही जो मूव टू अर्न का क्राउन सजाने वाली गेम थी स्टेपिन, वो दोनों सस्टेन नहीं कर पाई हैं इस बेयर मार्केट के अंदर। ये एक पहला सबक है। दूसरा सबक, अ डोमिनेट गो टू चेन, कोई ऐसी चेन नहीं है गेमीफाई प्रोजेक्ट्स के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली जिसको आप कह सकेंगे यार इस चेन के ऊपर अगर आप करें तो आपकी जो डेवलपमेंट है। बाकी उन्होंने कुछ डाटा वगैरह शो किया है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो कहता है बावजूद इसके कि डोमिनेट गेम, उन्होंने कहा जी वैक्स और हाइव ये 2 चेन्स ऐसी हैं जो कि स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए इसके ऊपर, इनकी चेन्स की पॉपुलैरिटी ही इनके ऊपर लॉन्च होने वाली गेम्स से मुतल्लिक है। आगे जाकर मैं आपको चार्ट वगैरह भी शेयर करता हूं, लेकिन वो कहते हैं 2 गेम्स है, एक एलियन वर्ल्ड्स और स्प्लेंडर लैंड। जो एलियन वर्ल्ड है वो वैक्स के ऊपर है मेरा ख्याल है, और जो स्प्लेंडर लैंड है वो हाइव चेन के ऊपर है। और सिर्फ इन 2 गेम्स की वजह से वो जो चेन्स हैं उनके अंदर सरमायाकारी आ रही है। अगर
ये भी गेम्स इसी तरह कोलैप्स हो जाती हैं, तो इसका मतलब है पूरी की पूरी चेन जो है वो बैठ सकती है। तो इस तरह ये खतरा है। इसके अलावा तीसरी चीज और इमर्ज होकर सामने आई है कि बाइनांस की जो अपना चेन है, जो अपनी ब्लॉक चेन है बीएनबी चेन, जो कि पहले कभी बाइनांस स्मार्ट चेन हुआ करती थी, उसको उन्होंने बीएनबी चेन कह दिया। वो चेन ट्रांजैक्शन के हिसाब से द लार्जेस्ट चेन बाय गेमिंग ट्रांजैक्शंस, जितनी गेम्स में ट्रांजैक्शन होती हैं उनमें सबसे ज्यादा नंबर 1 आती है। उसकी वजह यह है कि बीएनबी चेन के ऊपर गेमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करना बहुत इजी है। वैसे तो जो बीएनबी चेन है वो भी सॉलिडिटी लैंग्वेज के ऊपर है, जिसके डेवलपर आपको मार्केट से मिल जाएंगे उतनी तादाद में जितने इथेरियम है। फर्क सिर्फ यह है कि बीएनबी चेन की ट्रांजैक्शन फीस इथेरियम के बदले में सस्ती है, इस वजह से इसको लोगों ने ज्यादा यूज किया। ठीक है, अब कौन से वो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपने वॉच करना है, जो कॉइन मार्केट कैप ने रिकमेंड किए हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो क्रिप्टो मार्केट की मुख्तलिफ चेन के प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में, गेमिंग प्रोजेक्ट जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको आगाह करूं, ताकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को भी आप स्टडी कर सके। ये वेक्स चेन के ऊपर जो गेम्स इस वक्त पॉपुलर हैं, टॉप गेम्स हैं, वो फार्मर वर्ल्ड है और दूसरी एलियन वर्ल्ड्स, इनको आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाइव के ऊपर गेम है स्प्लेंडरलैंड, इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इसके अलावा सोलाना के ऊपर आपको पता है, सोलाना के ऊपर ऑलरेडी जो मेटा गेम्स है, ये जो मूव टू अर्न है स्टेप इन गेम, वो भी सोलाना के ऊपर है। पॉलीगॉन के ऊपर, ये सारी गेम जो है इस चेन के ऊपर पॉपुलर। इसके अलावा मैं आपको और भी जरा डाटा यहां पे दिखाता हूं, गेम का शेयर्स। यहां पे जो पॉपुलर गेम है इस वक्त करंट सिचुएशन में, जो पॉपुलर गेम है उनमें ना ऑक्सी इन्फिनिटी आपको नजर आएगी और ना मेरा ख्याल है स्टेप इन नजर आएगी। इस वक्त जो सबसे ज्यादा मार्केट से रेवेन्यू जनरेट कर रही है गेम, वो एलियन वर्ल्ड है, अपलैंड है, सनफ्लावर फार्मर है, गेमीटा है, सेकंड लाइव है, प्ले मिंटिंग है, मोबॉक्स, एनएफटी फार्मर है, गैलेक्सी ब्लॉक्स है। ये स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहे हैं वो सारे नेम। तो ये सारे नेम है इस वक्त जो प्रोजेक्ट जो है इस वक्त पॉपुलर है और लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, आगे मैं आपको बीएनबी की चेन के ऊपर यानी बाइनांस की ब्लॉकचेन के ऊपर जो टोकन्स है उनका भी मैं आपको, अगर मुझे ये चार्ट मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूं। मतलब ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त सबसे पॉपुलर है। ये बल्कि ये इधर मेरे पास ही है ऊपर चार्ट, यहां पे इस वक्त बीएनबी के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट पॉपुलर है बीएनबी चेन के ऊपर वो सेकंड लाइव है। अभी तक मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, ना मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। मोबास के ऊपर मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, स्टार शार्क के ऊपर भी मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा बॉम्ब क्रिप्टो, एक्स गेम्स, ये वो सारी गेम्स हैं जो आपको बीएनबी चेन के ऊपर इस वक्त पॉपुलर नजर आएंगी। ठीक है, अब आते हैं वो कौन सी टॉप गेम्स हैं जो कॉइन मार्केट कैप समझता है कि आने वाले वक्तों में बीइंग अ क्रिप्टो इन्वेस्टर आपको वॉच करनी चाहिए। वो कहते हैं कि गेमीफाई का ये जो नैरेटिव है कि करंट मार्केट जो है इस वक्त जो क्वालिटी गेम्स हैं और सस्टेनेबल गेम्स हैं उससे महरूम है। करंट मार्केट में अभी तक कोई ऐसा गेमिंग प्रोजेक्ट नहीं है जिसके ऊपर आप ये बड़े एतमाद के साथ कह सकेंगे यार ये वो गेम है जो क्रिप्टो मार्केट के नैरेटिव को आगे लेके चलेगी, गेमीफाई जो नैरेटिव है उसको आगे लेके चलेगी कि भाई आप गेम प्ले भी करें और साथ साथ जो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट एक तो आपके अपने पर्सनल वॉलेट में होगी, बल्कि अगर आप प्ले करेंगे तो उस पर आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इसके लिए जो कॉइन मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि अभी तक जो AAA गेम्स हैं वो लॉन्च होने वाली हैं, उसका मार्केट को इंतजार है। और वो कहते हैं कि इस तरह की सस्टेनेबल गेम्स, इस तरह की क्वालिटी गेम्स के ऊपर टाइम लगता है। तो उनकी नजर के मुताबिक आइंदा इस साल के आखिर में या अगले साल में हमें कोई ना कोई ऐसी गेम नजर आ जाएगी जिसके ऊपर आप एतमाद से कह सकते हैं कि यार उनका इकोनॉमिक मॉडल जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा जी, 3 गेम्स हैं जो उन्होंने रिकमेंड किया आप दोस्तों के लिए कि आप सब उसको वॉच करें बड़ा क्लोजली। एलिवियम है, फैंटम गैलेक्सीज है और बिग टाइम है। अब ये एलिवियम, आई एम सॉरी अगर मैं सही इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहा, ये गेम जो है इट हैज गैदर्ड ग्रेट, ये ऑलरेडी एलिवियम की मार्केट में ऑलरेडी हाइप थी। अगर आप क्रिप्टो मार्केट को फॉलो करते हैं, मेरे चैनल पे भी शायद मैंने इस हवाले से कुछ अपडेट्स वगैरह आपके साथ शेयर की होंगी। लेकिन ये जो है हैज अ स्टार्टिंग, इस गेम को डेवलप करने वाले जो डेवलपर्स हैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में ऑलरेडी उन्होंने अपना नाम बना लिया है, वो ऑलरेडी अच्छे खासे रिकॉग्नाइज्ड और वेल नोन डेवलपर्स हैं। तो इस गेम के बारे में भी जो कॉइन मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बड़े होपफुल हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है अच्छा इंसेंटिव मॉडल मार्केट में लेके आएगी। उसके बाद जो दूसरी गेम है वो है फैंटम गैलेक्सी,
और इस गेम को डेवलप कर रहे हैं एनीमोका ब्रांड्स। आपको एनीमोका ब्रांड्स का अगर नहीं पता तो क्रिप्टो मार्केट में जिस गेमिफाई प्रोजेक्ट के साथ एनीमोका ब्रांड्स का नाम लग जाता है वो मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर का सरमाया इकट्ठा कर दिया। तो ये फैंटम गैलेक्सिस, एनीमोका ब्रांड और ब्लू फिश स्टूडियो ये दोनों मिलके इस गेम को डेवलप कर रहे हैं। आई डोंट नो वो अगले साल लॉन्च होगी, जब भी आप लॉन्च होगी या उसके बारे में कोई अपडेट्स होंगी आपने उसको मिस नहीं करना। तो एनीमोका ब्रांड्स का क्रिप्टो मार्केट से सरमाया करिए इकट्ठे करने का एक्सपीरियंस है, जबकि ब्लू फिश स्टूडियो का एक्सपीरियंस गेम डेवलप करने का एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों मुख्तलिफ एक्सपर्टीज रखते हुए ये गेम डेवलप करेंगे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब इनकी गेम लॉन्च होगी तो वो मार्केट में अच्छा खासा अपना इंपैक्ट छोड़ेगी। अगली गेम बिग टाइम है जी। ये कहते हैं जी बिग टाइम स्टूडियोज डिसेंट्रलैंड के जो को फाउंडर हैं उनका ही अपना स्टूडियो है जो गेमिंग स्टूडियो है। इट प्रोमिसेस, उन्होंने भी वादा किया है कि वो मार्केट में AAA RPG एक्सपीरियंस वाली गेम लॉन्च करेंगे ताकि जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक रिलायबल सस्टेनेबल गेमिफाई प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करे। ये रिपोर्ट थी, मैं चाहता था कि मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूं क्योंकि मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, बहुत लंबी रिपोर्ट थी। अच्छा, टीम इन प्रोजेक्ट्स के पीछे जो कह रहे हैं उनका यही रिकॉर्ड ऑलरेडी, उनका गेमिफाई इंडस्ट्रीज में रिकॉर्ड ऑलरेडी है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो होपफुल हैं कि जब ये वाली 3 गेम्स आएंगी, मुमकिन है इसके बाद भी कोई ऐसी गेम्स आए, कोई और एक्सपर्ट्स कोई ओपिनियन वगैरह इस हवाले से शेयर करे। जैसे कोई मेरे पास मजीद कोई रिपोर्ट आती है तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। अभी तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जाते जाते सिर्फ आपको ये बताता चलूं कि इलीवियम और बिग टाइम ये दोनों इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होंगी, जबकि स्टेपिन जो कि सोलाना पे लॉन्च हुई थी, फिर उन्होंने बाद में BNB चेन के ऊपर भी अपने गेम को एक्सपेंड किया था। अभी वो इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर अपने आप को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाले वक्तों में इथीरियम की यूज केस, उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, उससे इथीरियम के टोकन की प्राइसेस भी अप्रिशिएट होगी, क्योंकि ये जितनी गेम ज्यादा पॉपुलर होंगी उतनी इथीरियम के टोकन के गैस फीस की वजह से उतनी इथीरियम की डिमांड बढ़ेगी। तो इथीरियम की डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी प्राइसेस भी पंप हो सकती हैं। ठीक है, ये थी इस हवाले से आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।